बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम में लंदन से खुश आमदीद कहता हूँ। 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, लाहौर में 2 बड़ों की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी क्या है, और फिर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का अब इम्तिहान शुरू होने वाला है और किस नुक्ते पर जज किया जाएगा पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत को, इसकी तफसील आपके सामने हम रखेंगे। और फिर एक इंतहाई अहम पैगाम दिया गया है ताकतवर शख्सियत को इमरान खान की तरफ से, गोली खा ली और आप मुझे बयानिए से पीछे हटने का कह रहे हैं। इसकी अंदरूनी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान में पिछले 6 माह में रजीम चेंज के बाद खान साहब का एक ही मुतालबा है कि मुल्क के अंदर जल्द से जल्द आम इंतखाबात करवाए जाएं और हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान की आवाम के हवाले की जा सके। बंद कमरों में ये फैसले नहीं होंगे। एक पॉपुलर हुकूमत आए और मैंडेट आवाम के पास होगा और उस मैंडेट के जरिए जो भी हुकूमत आए वो फैसले करे पाकिस्तान की मईशत से जुड़े हुए, फैसले करे पाकिस्तान की सालमियत से जुड़े हुए, और फैसले करे कि मुल्क को आगे लेकर कैसे जाना है। वो हुकूमतें जो बंद कमरों में फैसले करके गिरा दी जाती हैं रजीम चेंज के जरिए, उसको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। इसलिए इमरान खान आज सड़क पर हैं और हकीकी आज़ादी की जंग जो है वो इस वक्त लड़ रहे हैं। विर्ज़ा को बता दें कि पिछले 6 माह के अंदर मुतअद्दिद कोशिशें की गई इमरान खान को एंगेज करने के लिए, कि जिस तरह का रिएक्शन पाकिस्तान की आवाम ने दिया और इमरान खान के साथ उठ खड़ी हुई, अब खतरात जो थे कुछ ताकतों को नजर आ रहे थे कि अगर इमरान खान का रास्ता ना रोका गया तो शायद हालात काबू से बाहर हो जाएं और फिर कंट्रोल नहीं कर सकेंगे उन तमाम मुहर्रिकात को, उन तमाम किरदारों को और उन तमाम लोगों को जो इस वक्त सड़क पर मौजूद हैं। और सियासी हालात काबू में करने के लिए इमरान खान को बार बार एंगेज किया गया। पिछले 4 हफ्तों में सदर आरिफ अलवी ने एक बुनियादी किरदार अदा किया मीडिएशन का, ताकतवर हलकों को और इमरान खान को एक टेबल पर बिठाया है। और इसकी कंफर्मेशन आई भी, जिसमें खान साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात तो हो रहे हैं लेकिन मुज़ाकरात आगे बढ़ नहीं रहे। अब मुज़ाकरात आगे ना बढ़ने की बुनियादी वजह क्या थी? व्यूअर्स, आपको याद रखना चाहिए कि पिछले 6 माह में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की पोजीशन आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती गई है, सियासी तौर पर भी और इदारे के अंदर भी। और फिर आखिरकार उन्हें यह फैसला लेना पड़ा और अलल ऐलान ये कहना पड़ा कि मुझे एक्सटेंशन नहीं चाहिए। हालांकि कुछ लोगों की ख्वाहिश भी थी। और फिर इस चीज़ को इमरान खान के साथ भी जोड़ा गया और उसकी बुनियादी वजह कामरान खान के एक प्रोग्राम में खान साहब ने बता भी दी थी कि जो अगली हुकूमत आए इलेक्शन के बाद वो इस चीज़ का फैसला करे कि मुल्क का आइंदा का आर्मी चीफ कौन होगा। क्योंकि अगर ये फैसला इन चोरों पर छोड़ दिया तो यकीनन इस पर भी सियासत की जाएगी, जो इस वक्त हो भी रही है और लंदन इसका मरकज़ बना हुआ है। लिहाजा आम इलेक्शन करवाने बहुत ही ज़रूरी हैं। व्यूअर्स, सबसे अहम नुकता ये है कि पिछले 6 माह में आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा की पोजीशन कमज़ोर होती गई और अब जिस पोजीशन पर वो खड़े हैं, यानी बिल्कुल उनकी जो रिटायरमेंट है और अलविदाई मुलाकातें उनकी शुरू हो चुकी हैं और खान साहब का लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। अब इस दौरान किससे बात की जाए? अगर वो पाकिस्तान में आर्मी चीफ से बात करते हैं तो शायद अब उनकी वो रिट मौजूद नहीं है, क्योंकि दीगर जितने भी उनके बाद जनरल्स मौजूद हैं और जो हुकूमत है वो चाहती है, और ये अमल शुरू भी हो गया कि अब अगला आर्मी चीफ आए और हर शख्स की, हर सियासी कायद की ये कोशिश है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा सके। अब खान साहब आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ से तारीख दी जा रही है, नाम अभी तक सामने नहीं आए और इसके ऊपर सियासत हो रही है। अगर इमरान खान आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के साथ बैठकर कोई बात करते हैं तो उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, याद रखिएगा। क्योंकि आर्मी चीफ ने, कमर जावेद बाजवा साहब ने तो चले जाना है, तो फिर आने वाला अगला आर्मी चीफ क्या गारंटी है कि वो अपने पिछले आर्मी चीफ की बात का पास रखेगा और उस पर उसी तरह अमल दरामद किया जाएगा? ये बात खान साहब को मालूम है और मैं आपको इंफॉर्मेशन की बात बुनियाद पर ये बताता चलूं कि दोनों शख्सियात की मुलाकात लाहौर में हुई और सदर आरिफ अलवी साहब किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त मफाहमत का। वो चाहते हैं कि रिटायरमेंट से पहले कोई सूरत बन सके और खान साहब को फौज के करीब लाया जा सके। लेकिन व्यूअर्स, बहुत देर हो चुकी और खान साहब इस बात को समझते हैं कि अगर बात करनी है तो अगली नई क़यादत से की जाएगी। अब इस क़यादत से बात करने की कोई ना ही गुंजाइश मौजूद है और ना ही इसकी ज़रूरत है, क्योंकि नतीजा कुछ नहीं निकलना, रिट मौजूद नहीं है। आपको ये भी बता दें
کہ ایک پیغام صدر عارف الوی صاحب جو کوششیں کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو فوجی افسر کا نام بار بار کہہ رہے ہیں کہ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام جو ہے وہ ایف آئی آر میں شامل کیا جائے، اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جائیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہی کہ پاکستان کے طاقتور حلقوں نے پچھلے جو 2.5-3 ماہ سے جو مفاہمت کی بار بار بات صدر عارف الوی کے ذریعے کی جا رہی تھی اور کوشش بھی کی گئی کہ جناب تمام فیصلے کا اختیار جو ہے وہ عارف الوی کے پاس پہنچ چکا ہے، اور فوج کو یعنی آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو اور ایوب خان صاحب کو قریب لایا جائے۔ جس دن پریس کانفرنس ہوئی وہ بھرم بھی ختم ہو گیا اور تمام کوششیں جو ہیں وہ دھرے کی دھرے رہ گئی اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ تھا۔ اب اس وقت بھی انگیج کیا گیا، لانگ مارچ کی تاریخ بار بار روکنے کی کوشش کی گئی لیکن خان صاحب روکے نہیں اور انہوں نے اعلان کر دیا، اور اب دوبارہ یہ جو ایف آئی آر کا معاملہ ہے اس میں بھی وہی دوبارہ کردار ادا کیا جا رہا ہے صدر عارف الوی کی طرف سے، اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ جو ادارے کے افسر میجر جنرل فیصل نصیر کا نام ہے، خان صاحب اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جائے۔ اب اس میں جو جواب دیا گیا ہے نا یہ بہت ہی تاریخی، اور خان صاحب کی سیاست اس جواب کے اوپر کھڑی ہے اور انہوں نے ایک اصولی موقف اپنا لیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے جسم میں گولیاں لگی، مجھے جان سے مارنے کا ایک باقاعدہ پلاٹ جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اس پر حکمت عملی بنائی گئی، لوگ اسے بیٹھ کر کسی کمرے میں مانیٹر کرتے رہے 12 سے 5 تک، اور اب مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ میں اس مطالبے سے پیچھے ہٹ جاؤں تو ایسا نہیں ہوگا۔ پہلے بھی انگیج کرنے کی کوشش کی کہ تاریخ کا اعلان نہ کریں، ابھی بھی انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آگے نہ بڑھیں اور فوجی افسر کا نام نہ لیں، کیونکہ آنے والے دنوں کے اندر جب نیا آرمی چیف آئے گا، ایف آئی آر وہیں پر سٹینڈ کرے گی، تو پھر نئے آرمی چیف کے پاس کوئی دوسری صورت نہیں ہوگی، وہ ادارے کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پھر آپ کے اختلافات جو ہیں مزید آگے بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن خان صاحب نے انکار کر دیا ہے، اور یہ جو کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بند گلی کی طرف دھکیلا جائے، اب اس کے اوپر باقاعدہ طور پر کام جو ہے وہ شروع ہو چکا، چونکہ یاد رکھیے گا خان صاحب نے پہلے بھی کہا مذاکرات ہوں گے پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ساتھ۔ ایک جو اہم شخصیت ہے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ جا رہے ہیں، نئی شخصیت نے آنا ہے، اور ان کے ساتھ کس طرح کے تعلقات ہوں گے۔ پاکستان کی پولیٹیکل جماعتیں جو ہے وہ انفلوئنس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ فیصلہ جب بھی کیا جائے تو وہ ان کے حق میں ہو اور عمران خان کے خلاف ہو۔ تو یہ اس وقت ایک پولیٹیکل مینوورنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے، لیکن خان صاحب نے اپنا دو ٹوک جو ہے وہ جواب دے دیا ہے۔ ویئرز آپ کو یہ بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب یہ کیس چلے گا، وہ تمام نام جو عمران خان نامزد کرنا چاہتے ہیں عدالت سے رجوع کیا جائے گا۔ باقاعدہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو متحرک کر دیا گیا ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب درخواست جائے گی جس میں میجر جنرل فیصل نصیر کا نام، رانا ثناء اللہ وفاقی وزیر داخلہ اور شہباز شریف جو وزیر اعظم ہیں ان کا نام اس ایف آئی آر میں شامل کرنے کی استدعا جو ہے وہ کی جائے گی۔ اور یہ معاملہ اب اتنا آسان نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا یہ سال یعنی 2022 کے آخر میں چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال بھی ریٹائر ہو رہے ہیں، تو کیا وہ جاتے جاتے پاکستان کے طاقتور حلقوں کی ناراضگی مول لیں گے، یا پھر کسی کے کہنے کے اوپر اس کیس کو بھی داخل دفتر کر دیا جائے گا، یا پھر جی آئی ٹی پر کوئی ڈائریکشن جاری کر دی جائے گی کہ آپ اپنی انویسٹیگیشن کریں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ ہاں، اگر ان پورے حالات کے اندر یعنی آج پاکستان کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوتے تو یہ ایف آئی آر کے حوالے سے ڈائریکشن جاری کی جا سکتی تھی۔ اس کی میں آپ کو بنیادی وجہ بتا دیتا ہوں۔ ماضی میں بھی ایک کیس دھرنے کا فیصلہ بڑا ڈیٹیل فیصلہ آیا، اور اس میں پاکستان کے طاقتور حلقوں کا جو کردار رہا اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل میں لکھا گیا، اور وہ ایک بنیادی فیصلہ اختلاف کی بنا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر خان صاحب نے خود کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف جو کیس تھا وہ ہماری مرضی سے نہیں بلکہ کہیں اور سے ہمیں کہا جا رہا تھا۔ تو یہ ایف آئی آر اور جن لوگوں کے ناموں کی بات کی جا رہی ہے نامزد کرنا شاید ان کے لیے آسان ہوگا، لیکن چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کیا پاکستان کے طاقتور حلقوں کو ناراض کر کے ان کا نام شامل کریں گے، یا پھر کوئی اور قانونی نقطہ نکال کر اس کو بھی داخل دفتر جو ہے وہ کر دیا جائے گا؟ یہ ایک انتہائی اہم نقطہ ہے جس پر عمر عطا بندیال، سپریم کورٹ آف پاکستان، عدلیہ کا امتحان جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ خان صاحب نے تمام صوبوں میں ایک ہی وقت میں سپریم کورٹ رجسٹری میں بھی وکلاء اور اراکین اسمبلی کو جا کر یہ کہا ہے کہ وہ درخواست جمع کروائیں اور اس معاملے کو آگے اٹھایا جائے۔ ویورز آپ کو بتانے چلیں کہ خان صاحب اب کسی صورت بھی اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ عارف الوی صاحب کی کوششیں اپنی طرف پاکستان میں لاہور میں زمان پاک پر
गाड़ियाँ, काले शीशे वाली गाड़ियाँ जो वो आ रही हैं, जा रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, पैगाम दिया जा रहा है। वो किस लिए दिया जा रहा है कि एक तो खान साहब क्या सोच रहे हैं, पल्स चेक की जा सके, उनकी प्लानिंग क्या है उसको देखा जा सके, और खान साहब इंतज़ार कर रहे हैं कि मुल्क का अगला आर्मी चीफ कौन होगा ताकि मुज़ाकरात को आगे बढ़ाया जा सके। जिस शख्स के जाने की बात आ जाए तो उससे फिर मुज़ाकरात की बात जो है वो आगे बढ़ नहीं सकती, और इसीलिए इंतज़ार जो है वो किया जा रहा है। आपको भी बताते चले, खान साहब ने लॉन्ग मार्च की शुरा से खिताब करते हुए क्या, वो ये कहते हैं कि लंदन में बैठे करप्ट लोग आर्मी चीफ का फैसला कर रहे हैं। हम लॉन्ग मार्च के जरिए कौम को जगाएंगे। 7 माह में अवाम इंपोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर चुकी, और जब मार्च रावलपिंडी पहुंचेगा तो दुनिया देखेगी। हमें साफ शफाफ इलेक्शन चाहिए। मैं यहां पर आपको एक बात बता दूं कि लॉन्ग मार्च को आप जिस तरह ये ऐलान होगा ना तुकर्री का, तो आप देखेंगे कि इसमें तेजी आ जाएगी। और फिर जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान के, फैसला साज हल्के हैं, जमहूरी कुव्वतों को आप साइड पर रखते हैं क्योंकि खान साहब ने उनसे बात नहीं करनी। अगर करनी होती तो 3.5 बरस पहले कर लेते, 6 माह पहले कर लेते, और तमाम लोगों के साथ बैठकर कोई रास्ता निकाल लेते। क्योंकि खान साहब का मौक़िफ़ और नज़रिया ये है कि जो चोर डाकू हो ना, उससे बात नहीं हो सकती। जो लोग जिनकी जिम्मेदारी है उनसे बात हो सकती है, जो मेन स्टेक होल्डर्स है इस निज़ाम के उनसे बात हो सकती है। शहबाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी से किसी सूरत भी बात नहीं होगी। जब ये ऐलान होगा ना तो खान साहब का लॉन्ग मार्च और इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं वो भी तेज़ हो जाएंगी, और खान साहब इस लॉन्ग मार्च को उस नुक्ते पर ले जाएंगे जहां पर मुल्क का अगला आर्मी चीफ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट आकर कहेगी कि खान साहब आप आएँ, हमारे साथ बैठकर बात करें। और फिर स्टेक होल्डर्स को भी कहा जाएगा कि बहुत हो गया तमाशा, मुल्क का तमाशा भी लग गया, फौज को बुरा भला भी कहा जा रहा है। पाकिस्तान के फैसला साज हल्के मुल्क की सालमियत को देखें, अंदरूनी हालात को देखें, या अब हमारा जो किरदार है सियासत के अंदर, अब इसे हम उस तरह जिस तरह हमने ऐलान किया था, अब हम इसे कर्टेल करने जा रहे हैं। लिहाजा तमाम स्टेक होल्डर्स बैठकर हमारे से बात करें, और हम फिर आम इंतखाबात की तारीख का जो रास्ता और जिस तरह खान साहब मुतालबा कर रहे हैं, हमें इस तरफ जाना चाहिए। इसीलिए ये एक डिले इसे कहना चाहिए, या फिर एक कुदरत की तरफ से ये मामला था, क्योंकि मारने वालों ने तो, हमलावरों ने तो ये कोशिश की थी कि खान साहब को रास्ते से हटा दिया जाए। लोग 4 दिन बात करेंगे, 5 दिन बात करेंगे, और फिर मामला जो है वो हमेशा के लिए दफन हो जाएंगे। लेकिन मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है, उसकी ज़ात बहुत बड़ी है, और उन्होंने इमरान खान को एक नई ज़िंदगी दी। अब इन हालात के अंदर सिर्फ नए आर्मी चीफ की तुकर्री का ऐलान किया जा रहा है। खान साहब ये भी कहते हैं कि कौम चीफ जस्टिस की तरफ देख रही है। मैंने आपके सामने वजह रख दी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए, क्योंकि एक वाहिद इदारा है जो अगर चाहे कि किसी दबाव में आए बगैर मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम, राना सनाउल्लाह का नाम और शहबाज शरीफ का नाम जो है वो शामिल किया जाए FIR के अंदर, और डायरेक्शंस जारी की जा सकती हैं। दूसरी तरफ खान साहब ये भी कहते हैं कि इस मुल्क के अंदर आजम सवाती को इंसाफ नहीं मिल रहा। अरशद शरीफ की जान ले ली गई, लेकिन उसे दुनिया से जाने के बाद भी इंसाफ नहीं मिल रहा। जिंदगी में भी इंसाफ नहीं मिला, उसके बाद भी इंसाफ नहीं मिला। मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म अपने खिलाफ FIR जो उस पर हमला होता है वो FIR दर्ज कराने में नाकाम रहा। सूबे में आपकी अपनी हुकूमत है, लेकिन कुछ ताकतों ने पूरे के पूरे निज़ाम को जकड़ कर रखा हुआ है और हुक्म उन्हीं का चलता है। इसलिए खान साहब बार बार कहते थे कि मुज़ाकरात होंगे उन्हीं से जिनसे मुज़ाकरात करने ही चाहिए। पाकिस्तान की सियासी जो बराए नाम जमाते हैं उनसे किसी सूरत भी मुज़ाकरात नहीं होंगे। अब इस मुल्क के अंदर डिसाइसिव मूवमेंट है। आम आदमी के लिए कानून कुछ और, अमीर के लिए कानून कुछ और। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसका नोटिस लेते हैं या नहीं लेते, ये खान साहब जो है उनसे सवाल कर रहे हैं। और फिर वो ये भी कहते हैं कि ये वक्त है कि पाकिस्तान की अदलिया अवाम के साथ खड़ी हो, ताकतवर को कानून के नीचे लेकर आएंगे। खान साहब की 26 साल की जो स्ट्रगल है वो रूल ऑफ लॉ के लिए है, आम आदमी को इंसाफ मिल सके। अगर इमरान खान को इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिल सकता ना, तो फिर आम आदमी को भी इंसाफ नहीं मिल सकता। ये तमाम सवालात हैं जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से खान साहब कर रहे हैं। खान साहब ये भी कहते हैं कि आर्मी चीफ का मामला मुतनाज़े नहीं बनाया और एक जानबूझ के इमरान खान के हवाले से इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि शायद वो नहीं चाहते कि इस तकर्री को मेरिट पर किया जाए। हालांकि फ़ैसले करने वाले और जिन्होंने फ़ैसला करवाना है वो अपने नाम भी दे चुके, और जहां से फ़ैसला होना है उन्होंने भी अपनी ख्वाहिश का इजहार कर दिया। खान साहब से तो किसी ने मशवरा नहीं किया, और ना ही मशवरा करने की जो बयानात आपके सामने आ रहे हैं, इन्होंने कहा कि ज़रूरत है। तो खान साहब तो इसे कंट्रोवर्शियल नहीं बना रहे ना। खान साहब तो बार बार कहते हैं कि मेरिट पर की जाए, और मेरिट की धज्जियां कौन उड़ा रहा है, लंदन में बाकायदा बैठक हुई है। मैं इसकी कहानी जो है ना आपके सामने
اگلی ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ رکھوں گا، چونکہ کچھ انفارمیشن میرے پاس موجود ہے اس میٹنگ کے حوالے سے جو لندن میں ہوئی، اور کیا ڈائریکشن جاری کی گئی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے شہباز شریف کو کہ وہ جا کر کیا اعلان کریں، سمریز کا کیا میٹر ہے، یہ کہانی بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن جس طرح اسے کنٹروورشل الزام لگایا جاتا ہے عمران خان پر کہ وہ اسے بنا رہے ہیں، یہ پاکستان کی دو جماعتیں ہیں ویورز، ایک نون لیگ جنہوں نے اسے کنٹروورشل بنا دیا ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ ایک شخصیت کو آرمی چیف بنایا جائے، اور اس کے اوپر کئی گھنٹے جو ہے وہ بیٹھ کر بات چیت بھی ہوئی اور آپشنز پر غور کیا گیا، سیاسی آپشنز کیا ہوں گے ان کے لیے، شہباز شریف کے لیے، عمران خان کے خلاف کس طرح ان آپشنز کو استعمال کیا جائے گا، آصف علی زرداری صاحب کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، اور اگلے الیکشن میں اس آپشن پر کس طرح عمل کیا جائے گا اور کیا فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ بھی مت بھولیں کہ نواز شریف نے ابھی پاکستان واپس آنا ہے، تو جو ان کا آپشن ہے، جو ان کا نام ہے، انہیں کیا مدد فراہم کرے گا، یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ اور خان صاحب اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ آئی جی بھی لائیں جی میرٹ پر، آرمی چیف میرٹ پر ہونا چاہیے، جج میرٹ پر لائیں، ہمیں اس سے لینا دینا کچھ نہیں ہے، لیکن ملک کے اندر عام آدمی کو انصاف ملنا چاہیے۔ پھر یہ آج کا ہمارا شو تھا، اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔